अरे नैना, तू अचानक से बड़े दिनों बाद दिखी। और सब कैसा चल रहा है तेरा? सब ठीक भी है और नहीं भी। मैं तुझे ये बताने आई कि मैं अंकित से शादी कर रही हूँ, लेकिन धूमधाम नहीं, हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स माने नहीं। लेकिन मुझे भरोसा है हमारी शादी के बाद वो हमें अपना लेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। ये रास्ता तेरा आसान नहीं होगा, इसीलिए सोच समझ कर रहना और सबको अपनाना। हाँ ये तो है। वैसे मैं तो शादी करने जा ही रही हूँ, तू कब शादी करेगी? तेरे चक्कर में मैं तुझे बता ही नहीं पाई। वैसे मम्मी पापा ने भी मेरे लिए रिश्ता देख लिया है, 2 हफ्ते बाद शादी है। कंग्रेचुलेशंस! इसका मतलब इस महीने हम दोनों की शादी हो जाएगी और हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, अच्छा है तुझे तेरा प्यार मिल गया और तू लव मैरिज कर रही है, चाहे कैसी भी सही। हाँ ये तो है, हम जितना खुश अब रहते हैं शादी के बाद भी ऐसे ही खुश रहेंगे। पर तू किसी अनजान लड़के से शादी करेगी और उसके साथ जिंदगी भर बिताएगी, ये कंसेप्ट तो मुझे समझ ही नहीं आता। तुझे भी मेरी तरह कोई अपने लिए देख लेना चाहिए था। हाँ, पर पेरेंट्स की मर्जी से करना भी खुशी की बात होती है, और वो हमारे जन्मदाता हैं, वो हमारे लिए बुरा थोड़ी करेंगे। ये ले मेरा कार्ड। हाँ चल मैं चलती हूँ, और हाँ पॉसिबल हुआ तभी तेरी शादी में आ पाऊंगी, तो जानती है ना। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड। फिर नैना अंकित से कोर्ट मैरिज कर अपने ससुराल पहुंच जाती है। अंकित, क्या ये सामने वाला हमारा घर है? नहीं, ये ग्राउंड फ्लोर किसी और का है, इसके ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर हमारा है। ये फ्लैट अपार्टमेंट है ना। ओह, तो हम ऊपर के फ्लोर पर रहेंगे। चलो माँ जी गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? देखो, ये सिचुएशन फेस तो करनी ही पड़ेगी। जहाँ उसके सास उसे देखते ही बौखला जाती है। अंकित, मैंने तुझे लाख मना किया था ना, इसके बावजूद भी तू इसी लड़की से शादी करके घर में आ गया। माँ, जब आप मानेंगी नहीं तो मुझे तो कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। मैं इसे छोड़ तो नहीं सकता। ऐसे ही मैंने उसे जुबान दी है, उससे प्यार किया है, उसकी फैमिली मान गई, तो आप क्यों नहीं मान रही हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया है ना। जरूर इस लड़की ने तुझ पर कोई काला जादू किया है, तभी तू आज मुझसे ऐसे बोल रहा है। रोहिणी, अब मान भी जाओ, बच्चों ने शादी कर ली है, अब वो इस घर की बहू है। बेहतर होगा तुम इन्हें अपना ही लो, इसी में हमारे बेटे की खुशी है। अगर ये चाहती है कि मैं इसे अपनाऊं तो इसे मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। माँ जी मैं पूरी कोशिश करूंगी। फिर न चाहते हुए भी रोहिणी अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा देती है। अगले दिन जब वो अपनी पहली रसोई कर रही होती हैं, तो अच्छा खाना न बन पाने पर रोहिणी कहती है, ये कैसा खाना बनाया है? तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाकर नहीं भेजा? शादी तो बड़ी जल्दी करने आ गई, लव मैरिज कर रही है, लेकिन लव वाले के लिए कुछ खाना बनाना नहीं आता। क्या खिलाएगी तू मेरे बेटे को अब? माँ प्लीज, पहली बार है, उसे घबराहट हो रही होगी। अगर 19-20 का फर्क भी है खाने में तो कोई बात नहीं, दोबारा अच्छा बना देगी। आप उसे थोड़ा टाइम तो दीजिए। देख अंकित, इसे ही इस घर की बहू बनने का बहुत शौक था ना, तो अब सास बहू के बीच में बकर बकर मत कर। ये चीजें तो इसको सीखनी पड़ेंगी। कुछ भी लाकर थोड़ी खिला देगी और हम खा लेंगे। ये सुन नैना अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। ऐसा तो नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रही, इन लोगों को भी तो मुझे समझना चाहिए ना। मैं कौन सा घर पर रोज डेली खाना बनाती थी। अंकित नैना को समझाता है। नैना अपने ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश करती है, लेकिन किसी न किसी बात पर हमेशा चिड़ी रहती है। तो 2 हफ्ते बाद पूनम जतिन से अरेंज मैरिज करके अपने ससुराल में आती है, और नैना के नीचे के ग्राउंड फ्लोर पर ही पूनम का ससुराल था, जहाँ उसकी सास बड़े प्यार से उसका गृह प्रवेश करती है। मेरी प्यारी बहू आ गई। बहू तुम थक गई होगी, जाओ आराम कर लो, और कोई भी चीज चाहिए हो तो मुझे बता देना। जी माँ जी। सब आराम करते हैं। अगले दिन पूनम पहली रसोई में बहुत अच्छा खाना बनाती है। बहू, तुमने खाना तो अच्छा बनाया है, लेकिन खीर में चीनी कम हो गई। मीठी चीज में ही मिठास कम हो जाए तो उसे खाने का मजा नहीं आता। सॉरी पापा जी, मैं अभी चीनी लेकर आ जाती हूँ। माँ जी आपने तो खाई नहीं होगी ना, मैं चीनी मिला देती हूँ। अरे बहू तू परेशान क्यों हो रही है? कोई बात नहीं कि तेरी पहली रसोई थी, ससुराल में थोड़ी बहुत चीज ऊपर नीचे तो हो ही जाती है, लेकिन खाना बहुत बढ़िया था। ये लो तुम्हारा शगुन। शुक्रिया माँ जी, मैं तो डर ही गई थी। पूनम अरेंज मैरिज करके अपने ससुराल में खुश थी। अगले दिन पूनम घर के बाहर कपड़े सुखा रही थी। नैना ग्रिल पर कपड़े सुखाते हुए उसे देख लेती है। ये तो मुझे पूनम लग रही है। पूनम, पूनम तो यहाँ ऊपर देख, मुझे ऊपर। अरे नैना, तू मेरे ससुराल के ऊपर क्या कर रही है? हाँ ये मेरा ससुराल है, पर तू नीचे कब रहने आई? मुझे पता ही नहीं चला। रुक मैं नीचे आती हूँ। फिर नैना नीचे जाकर पूनम से मुलाकात करती है। दोनों अपने ससुराल की बहुत सारी बातें करती हैं।
ये तो गजब हो गया कि मैं नीचे ही रहती हूँ और मेरे ऊपर के फ्लोर पर तू। हाँ यार, अरेंज मैरिज का ससुराल कैसा चल रहा है? मैं तो बहुत खुश हूँ। माँ जी बहुत सपोर्ट करती हैं और थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो प्यार से बता देती हैं। अच्छा हुआ वो बाकी सास की तरह डांटने वाली नहीं है। तू तो अपनी लव मैरिज में खुश होगी ना? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अपनी सहेली को सच बताऊं या नहीं। तभी ऊपर से रोहिणी देख लेती है। महारानी, तू नीचे कैसे पहुंच गई? कपड़े सुखा रही थी ना, चलो ऊपर आ वापस। आई माँ जी। नैना एक आवाज पर अपने फ्लोर पर जाकर बाकी का काम करने लगती है। रोहिणी बार बार नैना को लव मैरिज का ताना दिया करती थी। एक दिन नैना पूनम के साथ बाजार जाने के लिए अपनी चौखट पर खड़ी हो जाती है। ये लो बहू पैसे, और हाँ कुछ भी खाने का मन करे तो खा कर आना, मन मत मारना। जी माँ जी। एक ये है मेरी सहेली जो अरेंज मैरिज करके भी इतना खुश है, उसकी सास अलग से पैसे दे रही है और मेरी सास। माँ जी मुझे बाजार जाने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिए। क्यों, मैं क्यों दूं? जिस पति से लव मैरिज करके आई है उसी पति से पैसे मांग। इस घर में मेरी कहाँ चलती है? अरे नैना क्या सोच रही है, चल। फिर दोनों सहेली बाजार साथ में करके आ जाती हैं। नैना पूनम की बात सुनकर यही अज्यूम करती है कि लव मैरिज करके वो इतना खुश नहीं है जितना अरेंज मैरिज करके उसकी सहेली खुश है। एक शाम को अपने पति के आने पर वो कहती है, अंकित हमें बहुत टाइम हो गया है, हम बाहर घूमने कब चलेंगे? हम हनीमून पर भी नहीं गए जब से घर में हैं, और तुम काम में ही बिजी हो गए हो। शादी से पहले इतना मिलते जुलते थे, अब बात भी नहीं कर पाती ठीक से। नैना अभी मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं घुमा सकता, मैं बहुत बिजी हूँ। पहले मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी लेकिन अब जिम्मेदारी है, ऊपर से माँ भी चिड़चिड़ी हो गई है। अच्छा, कहीं बाहर नहीं ले जा सकते हो तो डिनर या लंच पर ही लेकर चलो, मत चलो। ऐसे बिहेव मत करो, तुम शादी के बाद बहुत बदल गई हो। मुझे नहीं पता, मैं तो आज ही तुम्हारे साथ रात को डिनर पर चलूंगी। यार मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं वैसे ही परेशान हूँ ऑफिस के काम की वजह से। अब ऊपर से तुम प्रेशराइज मत करो। पहले हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, पर अब शादी की जिम्मेदारी है। मैंने लोन पर जो फर्नीचर लिया है उसके पैसे भी तो चुकाने हैं। मैंने तुमसे ऐसा भी क्या मांग लिया जो तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? तुम बहुत बदल गए हो अंकित। पहले काम छोड़कर मिलने आते थे लेकिन अब नहीं। ये कहकर नैना ग्रिल पर चली जाती है, जहां वो देखती है कि जतिन पूनम को सरप्राइजली उसे गुलाब का फूल घुटनों पर देता है। थैंक यू जतिन जी, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आया। नैना की आंखों में आंसू थे। तभी रोहिणी की आवाज आती है, अरे मर जानी, कहाँ मर गई थी? मुझे और उनको हल्दी वाला गरम दूध दे दे। लव मैरिज करके आ गई लेकिन मुझे नहीं लगता तू बहू का फर्ज निभाने लायक हुई है। कपड़े धोकर प्रेस करके कमरे में रखने को कहा था और ऐसे ही तूने रख दिए। आंखों में आंसू लेकर नैना रोहिणी को 2 गिलास गर्म दूध लाकर दे देती है। वक्त गुजरता है। अरेंज मैरिज वाली बहू अपने घर में बहुत खुश थी, लेकिन लव मैरिज वाली बहू अपने घर में खुश नहीं थी। रोज रोज पति से लड़ाई हो रही थी। तब नैना बस अंकित, बहुत हो गया, तो मुझे टाइम नहीं दे सकती। माँ जी मुझे अपना नहीं रही है, बेहतर होगा मैं यहाँ से चली ही जाऊँ। नैना बैग उठाकर नीचे आती है तो पूनम देख लेती है और उसे रोकती है। नैना तू गुस्से में रोते हुए कहाँ जा रही है? तूने मुझे अपने लव मैरिज की जो प्रॉब्लम बताई थी वही बात है क्या? हाँ पूनम, मुझे यहाँ कोई नहीं समझता और अंकित भी बदल गए हैं, इसलिए सोच रही हूँ चली जाऊँ यहाँ से। मुझे पता होता लव मैरिज ऐसी है तो मैं तेरी तरह अरेंज मैरिज करके घर बसा लेती। नैना ऐसी बात नहीं है, बस तुझे अपने ससुराल वालों को अपने पति को थोड़ा टाइम देकर समझना होगा। उतार चढ़ाव तो हर रिश्ते में आते हैं। तुम्हारी लव मैरिज हुई है, उसके पेरेंट्स को तुम्हें अपनाने में वक्त लगेगा ही। उनका दिल जीतने की कोशिश करो, उसके लिए भी सब नया है, पहले जितना आसान नहीं है। मुझसे भी गलती हो जाती है, माँ जी ने मुझे डांटा था, फिर एक बार समझाया भी। एक कोशिश तो करो। तो कहती है तो ठीक है। पूनम नैना को समझाती है। वहीं अंकित फोन की डेट देख, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने नैना पर इतना चिल्ला दिया और आज तो उसका जन्मदिन था, मुझे सरप्राइज प्लान करना होगा। ये कहकर अंकित उसके लिए एक अच्छे लाउंज में बर्थडे सरप्राइज प्लान करता है और एक्सीडेंट का कॉल करके उसे अपने पास बुलाता है। नैना जैसे ही पहुंचती है अंकित को गले लगा लेती है। अंकित तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? नैना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सॉरी तुम्हें झूठ बोलकर बुलाया, और हैप्पी बर्थडे। वो देखो पीछे। वाह, सरप्राइज मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। वैसे मेरी भी गलती है, मैंने शादी के बाद तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम भी तो घर की सारी चीजों से गुजर रही हो ना। हाँ, मुझे भी ये समझना चाहिए। इस तरह अंकित नैना के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके उसे खुश करता है और नैना भी अपने ससुराल वालों का दिल जीतने की कोशिश करती है। इस तरह दोनों सहेली अपनी मैरिज लाइफ में खुश रहते हैं।
माँ, आप जानती हो मेरी क्लास में एक नया लड़का आया है। माँ, पता है उसका ना संगमरमर का बहुत बड़ा बंगला है। सुना है वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। अच्छा, तू मुझे ये सब क्यों बता रही है? अरे नहीं, मैंने तो एक्साइटेड होकर ये सब माँ को ही बता दिया। अब क्या करूं? मैं तो बस ऐसे ही बता रही थी कि इतने अमीर लोग भी हैं जो ताजमहल की तरह संगमरमर के घर में रहते हैं। वो तो है, लेकिन बेटा जितने ऊंचे लोग उतना ऊंचा उनका नखरा। ज्यादा ऐसे अमीरी की तरफ आकर्षित नहीं हुआ कर। तुझे समझा रही हूँ, हर सुंदर दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती। गंगा ने ऐसे ही बातों बातों में अपनी बेटी को बड़ी सीख दी थी, लेकिन तारा उसकी बात को समझ नहीं पाई। तारा एक गरीब लड़की थी जिसका ख्वाब था कि वो अमीरों जैसी जिंदगी जिए। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। एक दिन वो अपने कॉलेज गई हुई थी। अरे वो संगमरमर वाला लड़का आज कॉलेज नहीं आया क्या? तू भला उसे क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं, कुछ तो है। कुछ नहीं यार, वो बस मुझे ना वो अच्छा लगने लगा है। मुझे उससे दोस्ती करनी है। ओ, गरीब होकर राजा ढूंढ रही है। दोनों ही सहेलियों ने मजाक मजाक में उसकी खिल्ली उड़ा दी और फिर एक प्लान बनाया। उन्होंने प्लान के मुताबिक तारा को अपने महंगे कपड़े पहनने को दिए और उन्होंने उस अमीर लड़के से बात करने को भेजा। हाँ बोलो। वो हेलो, मेरा नाम तारा है। काम क्या है वो बताओ। वो तुम ज्योग्राफी में अच्छे हो ना? मेरा मैपिंग का वर्क समझ नहीं आ रहा, समझा दो। ठीक है, मैं बता देता हूँ। इतनी घबरा क्यों रही हो? विहान ने तारा को समझाया, जिसके चलते दोनों में दोस्ती हो गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था और ऐसे ही चलते चलते कुछ ही वक्त बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और विहान ने तारा को एक दिन प्रपोज कर दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तारा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं हाँ जरूर। अरे वाह, यही तो मैं चाहती थी। अब मैं भी अमीरों वाली जिंदगी जीऊंगी। तारा ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया और बस दोनों ने बाहर के बाहर ही शादी कर ली और तारा शादी करके विहान के घर आ गई, जहां घर के नाम पर उसका बड़ा संगमरमर का बंगला देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुई। अरे वाह, ये तो सच में बहुत सुंदर है। जितना सुना था उससे कई ज्यादा सुंदर, बिल्कुल ताजमहल जैसा। मैं तो रानी बन गई। अरे वाह। क्या बात है तारा, कहाँ खो गई? अंदर चलो। अरे वाह, क्या आलीशान बंगला है संगमरमर का। विहान तारा को घर के अंदर लेकर आया, जहां अंदर भी पूरे घर में संगमरमर ही लगा हुआ था। तारा इस सबको देखकर फूले नहीं समा रही थी। अरे वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई। कितना आलीशान है, यहाँ तो नौकर भी है। ये तो महल है, महल। अच्छा, तो तुम तारा हो? जी। ये मेरी माँ है। ओह, नमस्ते सासू माँ। अंदर आ जाओ। क्या मतलब? मेरा मतलब सासू माँ आप मेरा गृह प्रवेश नहीं कराएंगी? नो भाभी, जरा हमारा घर देखिए। अगर हमने चावल का कलश गिरवा कर महावर में आपके पांव डलवाकर आपको चलवाया तो हमारा संगमरमर का पत्थर पूरा खराब हो जाएगा। ये पत्थर बहुत ख्याल रखने पर चमकता है। ऐसे ही अंदर आ जाइए। जी। तारा को ससुराल में नई बहू की तरह बुलाया भी नहीं गया, जिसकी वजह से वो उदास हो गई, लेकिन वो आलीशान ससुराल से काफी खुश भी थी। विहान ने उसे नया फोन गिफ्ट किया और साथ ही उसके अकाउंट में भी थोड़े पैसे डलवाए, जिसकी वजह से तारा बहुत खुश हुई और वो ऑनलाइन शॉपिंग करने लगी। अरे वाह, आज तो मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। ये 7 लाख की है। अरे बाबा, लेकिन मैं तो अमीर हूँ। मेरा ससुराल संगमरमर का है और मैं इसमें रहने वाली मुमताज। मैं तो इसे बुक कर रही हूँ। तारा ने ऐसे ही अमीरी के शौक में महंगी महंगी कई चीजें बुक कर दी, जिसकी वजह से एक ही झटके में उसके बैंक से लाखों रुपए उड़ गए। जब उसकी सास को ये बात पता चली तो उसने तारा को बुलाया। तारा बहू, ये क्या पागलपन है? अरे माना कि पैसा है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे फिजूल में खर्च करो। ये संगमरमर का घर यूं ही नहीं बन गया, इसके लिए मेहनत लगी है। लेकिन तुम्हें क्या पता होगा, तुम तो ठहरी गरीब घर की बेटी। भूलना मत, तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा घर नहीं। शिल्पा की बात सुनकर तारा कुछ नहीं बोली और वो उदास सी होकर अपने कमरे में जाने लगी कि तभी, रुको, कहाँ जा रही हो? बताइए, खाना कौन बनाएगा? माँ जी, यहाँ इतने सारे नौकर हैं, ये खाना नहीं बनाते क्या? तुम भी तो नौकरानी ही हो। तुम कौन सी संगमरमर के महल की मुमताज हो? चलो जल्दी से काम पर लगो। शिल्पा की बात सुनकर सभी नौकर चाकर तारा के ऊपर हंसने लगे। ये देखकर तारा की आंखों में आंसू आ गए और वो खाना बनाते हुए खुद से ही बोली,
सही कहती थी माँ, जितने बड़े ये लोग होते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा बड़े इनके नखरे होते हैं। मैं संगमरमर के लालच में इस घर की बहू तो बन गई, लेकिन बहू रानी नहीं, नौकरानी का दर्जा मिला है मुझे यहाँ। बेचारी तारा को अब एहसास हो रहा था कि पत्थर के पीछे भागकर उसने पत्थरों के इंसान से ही अपना रिश्ता जोड़ लिया था। तारा खाना बनाते हुए खूब रोई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। बेचारी तारा को उसकी सास ऐसे ही नीचा दिखाती थी। अगर वो कुछ खरीदना चाहती तो उसे शिल्पा कुछ खरीदने नहीं देती थी। आज भी तारा एक हार बुक कर रही थी कि तभी शिल्पा आ गई और उसे रोक दिया, जिससे तारा को गुस्सा आ गया। जब देखो बस ये मत करो, वो मत करो। अरे इससे अच्छा तो मैं अपने मायके में खुश थी, कम से कम अपने मन की तो कर पाती थी। तारा को अपनी सास की बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अभी वो गुस्सा कर ही रही थी कि उसके पास एक फोन आया। हेलो जी, कौन? जी, तारा बोल रही हैं? तारा जी, हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, सिर्फ 5 लाख रुपए में ब्रांडेड कपड़े और ज्वेलरी कॉम्बो। जी, मैं नहीं ले सकती। सोच लीजिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आप हमें अभी एक ओटीपी आएगा, वो बता देना, हम आपको सामान की इमेजेस भेज देंगे। क्या ओटीपी? ठीक है, मैं तो शॉपिंग करूंगी, इन पैसों का क्या अचार डालना है। आ गया ओटीपी, हाँ तो लिखिए। तारा ने ओटीपी कोड बता दिया और उसके ऐसा करते ही कॉल कट हो गई। वो एक स्पैम कॉल था। तारा ने काफी देर सामान का इंतजार किया, लेकिन उसके पास कोई भी इमेजेस नहीं आई। एंड में जब उसने अपना अकाउंट खोलकर देखा, क्या हुआ, क्या बात है? क्या हुआ? माँ जी, बानी देखो, मेरे अकाउंट में तो पूरे 2 करोड़ रुपए थे, लेकिन अब 0 बैलेंस है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी सच सच बताना, आपने किसी को अपना ओटीपी तो शेयर नहीं किया था? बानी के पूछने पर तारा ने सारा वाकया दोहराया, जिसको सुनने के बाद बानी बोली, भाभी कोई प्रोडक्ट के फोटो नहीं आएंगे, वो एक स्पैम कॉल था जिसने आपको लूट लिया। अभी आप तो पढ़ी लिखी हो, आप नहीं जानती कि कभी किसी से अपना ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए? ये भगवान, अरे सत्यानाश हो तेरा, पढ़ी लिखी जाहिल, ये क्या करवा दिया? मेरे पूरे 2 करोड़ तूने मिट्टी में मिला दिए। इसीलिए नहीं चाहती थी मैं कि कोई गरीब लड़की मेरी बहू बने। इन गरीबों को किसी बात की समझ नहीं होती है। ऐसे मत बोलिए माँ जी, मैंने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया। तारा और शिल्पा में ऐसे ही कहा सुनी होने लगी और जैसे ये खबर तारा के पति विहान तक पहुंची, वो सीधा घर आया और उसने दोनों तरफ की बात सुनी। विहान, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, इस लड़की की वजह से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। इससे पैसा ले या इसे निकाल घर से। तारा को उस वक्त एहसास होता है कि जिस संगमरमर के ससुराल के पीछे वो भाग रही थी, उसकी वहां 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं थी। तब उसे अपने मायके का ख्याल आता है कि काश वो अपनी माँ की बात सुन लेती और ऐसे अमीरों वाली जिंदगी जीने के सपने ना देखती। अगले दिन तारा घर छोड़ने का फैसला करती है कि तभी विहान, माँ, अगर तारा इस घर से जाएगी तो मैं भी इस घर से जाऊंगा। घमंड में चूर शिल्पा अपने बेटे को भी नहीं रोकती और दोनों पति पत्नी उस घर को छोड़कर एक नॉर्मल सी जिंदगी गुजारते हैं और फिर कभी भी तारा उस संगमरमर के ससुराल में वापस नहीं जाती और उस दिन के बाद से वह अमीरों वाली जिंदगी के बारे में सोचती तक नहीं है। और तारा को भी एहसास हो जाता है कि ज्यादा पैसों के पीछे भागना हमारा ही नुकसान करा देती है।